बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिस इज मी हाफिज अफामान योर अकाउंटिंग कोच। अच्छा, तो लास्ट टाइम हम लोग जो है क्वेश्चन एमसीक्यूज नंबर 8 तक हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था। आज जो है वो एमसीक्यूज नंबर 9 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, लेक्चर अपलोड हो चुका है यूट्यूब पर। अगर किसी ने रिवाइज करना हो तो वो यूट्यूब पे जाकर रिवाइज कर सकता है। जब ये वीडियो अपलोड होगी तो उसकी इसका उस उन लेक्चर्स का डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं लिंक शेयर कर दूंगा। क्वेश्चन में कह रहे हैं कि द कैरिंग अमाउंट ऑफ जे एल प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एट 31 दिसंबर 2013 वॉज रुपीज 3,10,000। ठीक है, प्लांट एंड इक्विपमेंट की जो वैल्यू है 31 दिसंबर 2013 को वो है 3,10,000। एंड टैक्स रिटर्न डाउन वैल्यू है 2,30,000। ये इन्होंने आपको क्या दे दिया? ये इन्होंने आपको कैरिंग वैल्यू और टैक्स बेस वैल्यू दे दी है December 31 2013 की। जल्दी जल्दी मैं रीड करूंगा, टाइम वेस्ट नहीं करूंगा क्योंकि ये एमसीक्यू सब आसान आसान एमसीक्यूज है। At the end of the year 31st December 2014, the carrying amount of the property, plant and equipment was rupees 4,60,000 and tax written down value was rupees 2,70,000। ठीक है, पहले जो था वो रिटर्न डाउन वैल्यू और बुक वैल्यू ये आपको ओपनिंग बता रहे हैं, यानी कि जनवरी 1 2014 की आपको बता रहे हैं। और अब जो एंडिंग का आपको बता रहे हैं वो आपको ये बता रहे हैं। फिर कह रहे हैं कि ड्यूरिंग द ईयर सम आइटम वाज रीवैल्यूड बाय रुपीज 90,000। वो कह रहे हैं कि ड्यूरिंग द ईयर हमने कुछ आइटम जो है वो हमने रीवैल्यूड भी किए हैं और उनका अमाउंट कितना है 90,000 है। नो आइटम हैड प्रीवियसली रिक्वायर्ड रीवैल्यूएशन इन द टैक्स jurisdiction in which JL operates। Revaluation of asset do not affect the tax base of an asset or taxable profit। ठीक है, तो वो वही बात है कि रिवैल्यूएशन का जो है वो इम्पैक्ट जो है वो हमारा टैक्स के अंदर नहीं आता। वो उन्होंने ये बात बताई है आपको। गेन ड्यू टू द रिवैल्यूएशन पर टैक्सेबल ऑन सेल। वो कह रहे हैं कि जो रिवैल्यूएशन पर गेन होता है वो सिर्फ टैक्सेबल तब होता है जब हम एसेट को सेल करते हैं, अभी नहीं होगा। तो आगे इन्होंने और होता भी यही है कि जब आप एसेट को रीवैल्यूएट करते हैं तो उसका इम्पैक्ट जो है वो आपको याद होगा कि हम डेफर्ड टैक्स के अंदर नहीं लेके जाते थे। उसका इम्पैक्ट जो है वो हम क्या किया करते थे, ओसीआई के अंदर लेके जाते थे, अदर कंप्रीहेंसिव इनकम के अंदर। द कॉर्पोरेट इनकम टैक्स रेट 30%। अच्छा, जो रेट है वो है 30% है टैक्स का। द करंट टैक्स चार्ज वाज कैलकुलेटेड फॉर द ईयर वाज रुपीज 45,000। वो कह रहे हैं कि इस साल का जो करंट टैक्स है वो है 45,000। What amount should be charged to the revaluation surplus at 31st December 2014 in respect of deferred tax। वो कह रहे हैं कि अगर deferred tax के हिसाब से हम देखें तो revaluation surplus के अंदर जो है वो हम कितना अमाउंट जो है वो चार्ज करेंगे। जैसा कि आप लोगों को याद होगा इस तरह का हमने एमसीक्यूज करा था। देखो बेटा, होता ये है कि मैंने कहा था कि जो भी रिवैल्यूएशन का इम्पैक्ट होता है उसको आप रिफ्लेक्ट करते हो ओसीआई के अंदर। ओसीआई में आपका रिवैल्यूएशन सरप्लस होता है। ठीक है, तो अगर तो डेफर्ड टैक्स का कोई इम्पैक्ट आ रहा होता है तो आप रिवैल्यूएशन सरप्लस को यानी कि ओसीआई को क्या कर देते हो, कम कर देते हो। तो वो यही बात पूछ रहे हैं कि जो आपका रिवैल्यूएशन हुआ है जितना कितना रिवैल्यूएशन हुआ है, आपका जो रिवैल्यूएशन हुआ है दैट इज 90,000। अब ये जो 90,000 है इसका रिवैल्यूएशन के ऊपर कितना इम्पैक्ट आएगा डेफर्ड टैक्स की रिस्पेक्ट से। तो उसका असर हमें पता है सिंपल। हमारा जो रिवैल्यूएशन हुआ है वो 90,000 हुआ है, टैक्स रेट हमारा जो है वो 30% है यानी कि 0.3। इट मींस जो हमारा जो इम्पैक्ट आएगा वो 27,000 का इम्पैक्ट आएगा रिवैल्यूएशन सरप्लस। ठीक है, तो ये आ गई हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 9। और कोई चीज करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उसने आपसे रिवैल्यूएशन का इम्पैक्ट पूछा। तो रिवैल्यूएशन का इम्पैक्ट आपके पास जो है वो 27,000 आ रहा है, यानी कि आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, डी। ये वाली एमसीक्यूज आपको क्लियर हो गई सबको? आगे चले। ठीक है जी, गुड हो गया। अच्छा, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 10 में। 10 में आपको बता रहे हैं कि जल्दी जल्दी करेंगे बेटा क्योंकि टाइम हमारे पास कम होता है और पेपर बहुत करीब है। The carrying amount of JL property, plant and equipment at 31st December 2013 was rupees। अच्छा, ये वही बात है जो ऊपर वाली एमसीक्यू है, सारी की सारी चीजें वही आपको नीचे दे रहे हैं कि आपका जो ओपनिंग जो था कैरिंग वैल्यू थी वो डेट इज 3,10,000। और जो आपकी टैक्स रिटर्न डाउन वैल्यू थी डेट वाज 2,30,000 इन द ओपनिंग।
और फिर उसके बाद जो आपका एंडिंग में जो कैरिंग अमाउंट आ गया वो 4,60,000 कैरिंग वैल्यू है और 2,70,000 टैक्स बेस है। और फिर वो कह रहे हैं कि रीवैल्यूएशन हुआ है आपका 90,000 का। फिर कह रहे हैं कि वही बात बताई कि भाई जब हम एसेट को सेल करेंगे तो तब हम इसका इम्पैक्ट भी शो करेंगे। जो टैक्स रेट है वो है 30%, कोई चेंज नहीं आया। करंट जो टैक्स है वो है 45,000 है। अब रिक्वायरमेंट चेंज हो गई है, पहले उसने इम्पैक्ट पूछा था, अब वो आपसे पूछ रहे हैं व्हाट अमाउंट विल बी शोन इन करंट टैक्स पेएबल इन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ जेएल एट 31 दिसंबर 2014। वो कह रहे हैं कि करंट टैक्स पेएबल आपका कितना होगा। अच्छा, अब बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि टोटल टैक्स की बात कर रहे हैं। नहीं, टोटल टैक्स की बात नहीं कर रहे। वो आपसे सिर्फ ये पूछना है कि करंट टैक्स पेएबल आपका कितना है। करंट टैक्स पेएबल हमारा वो होगा जो हमने इस साल के लिए निकाला है, यानी कि इस साल का जो हमारा टैक्स था वो 45,000 था। करंट टैक्स यही हमारा पेएबल होगा। करंट टैक्स जो था वो इस साल का 45,000 है, तो वही हमारा करंट टैक्स पेएबल हो जाएगा। यानी कि इसमें आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा ए। तो कभी कभार देखो, इतनी सारी चीजें उसने हमें दी हुई हैं, अब हम लग जाएंगे डेफर्ड टैक्स निकालने के चक्कर में, यार ये ओपनिंग की कैरिंग वैल्यू टैक्स बेस दिया हुआ है, इसको माइनस करो, ये सारी चीजें करो और रीवैल्यूएशन का इम्पैक्ट दिखाओ। आंसर क्या, उसने छोटा सा बच्चा पूछा है कि फिर इस साल का जो आपका पेएबल होगा वो कितना। तो वो पेएबल हमारा कितना है, 45,000 है। करंट टैक्स के हवाले से, डेफर्ड टैक्स के हवाले से भी नहीं पूछा उसने, सिर्फ करंट टैक्स पूछा है। क्लियर हो गया ये वाली एमसीक्यूज। अच्छा जी, फिर उसके बाद आ जाओ आगे 11 पे। 11 पे आपको क्या कह रहे हैं? 11 पे कह रहे हैं कि डेफर्ड टैक्स एसेट्स एंड लायबिलिटीज अराइज फ्रॉम टैक्सेबल एंड डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस। होता है, हमने पढ़ा है कि सर जब भी कोई टेम्परेरी डिफरेंस आता है तो वो जो टेम्परेरी डिफरेंस होता है वो या तो टैक्सेबल होता है या तो डिडक्टेबल होता है। टैक्सेबल मीन्स कि वो हमारे लिए एक लायबिलिटी बन जाता है और डिडक्टेबल मीन्स कि वो हमारे लिए एक एसेट बन जाता है। तो वो यही बात उसने लिखी है कि जब आप एक आपके पास एक टेम्परेरी डिफरेंस होता है टैक्सेबल और डिडक्टेबल की सूरत में, वो या तो डेफर्ड टैक्स एसेट होता है या तो वो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी होता है। फिर उसके बाद उसने कहा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सर्कमस्टांसेस गिवन राइज टू अ टेम्परेरी डिफरेंस। वो कह रहे हैं कि बताओ इनमें से कौन से ऐसे नीचे ट्रांजेक्शन्स हैं जिसकी वजह से टेम्परेरी डिफरेंस जो है वो नहीं होता। जैसे कि डेप्रिसिएशन एक्सेलरेटेड फॉर टैक्स पर्पस, डेप्रिसिएशन की वजह से टेम्परेरी डिफरेंस आता है। उन्होंने ये पूछा कि किसकी वजह से टेम्परेरी डिफरेंस नहीं आता। ठीक है। डेवलपमेंट कॉस्ट एमortized इन प्रॉफिट और लॉस बट टैक्स वाज डिडक्टेबल इन फुल व्हेन इनकर्ड। बेटा इसकी वजह से भी जो है वो आपके पास टेम्परेरी डिफरेंस आता है, क्योंकि डेवलपमेंट कॉस्ट होती है। डेवलपमेंट कॉस्ट जो है वो हम एसेट की कॉस्ट में ऐड करते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद कह रहे हैं कि accrued expenses which have already been deducted for tax purpose। कह रहे हैं कि ऐसे expenses जो आप ऑलरेडी accrued expenses हैं जो कि आप ऑलरेडी टैक्स पर्पस के लिए डिडक्ट कर चुके हो, which have already been deducted for our tax purposes। ठीक है, accrued expense हुआ। और वैसे तो accrued expense जो है वो भी आपके लिए एक liability जनरेट करता है, लेकिन अगर आप उसको ऑलरेडी डिडक्ट कर चुके हो टैक्स पर्पस के लिए तो ये टेम्परेरी डिफरेंस जो है वो आपके लिए क्रिएट नहीं होगा। हाँ, अगर वो ये कहते हैं कि accrued expenses which have not been deducted for a tax purpose, जिसको हमने अभी तक जो है वो टैक्स पर्पस के लिए डिडक्ट नहीं किया है, तो फिर हम लेकर जाते टेम्परेरी डिफरेंस में। लेकिन अब वो ऑलरेडी डिडक्ट हो चुका है, तो इट मींस कि ये हमारा टेम्परेरी डिफरेंस क्रिएट नहीं करेगा। रेवेन्यू इंक्लूड इन अकाउंटिंग प्रॉफिट व्हेन इनवॉइस बट ओनली लायबल फॉर टैक्स व्हेन द कैश इज रिसीव्ड, ये वाला भी नहीं होगा। ठीक है, तो एक सी जो है वो ऐसा है कि जो कि टैक्स बेस पे भी नहीं आएगा, और मतलब कि इसको हम एक्रूड एक्सपेंसेस में भी लेके जा चुके होंगे और टैक्स डिडक्टेड में भी लेकर जा चुके हैं। तो सी इज द आंसर। 11 क्लियर हो गया आप लोगों को? 11 क्लियर हो गया, आगे चले। अच्छा जी, 11 के बाद आ रहा है हमारे पास 12, और 12 में आपको बता रहे हैं कि VL's assistant accountant estimate the tax expenses for the year ended 31st December 2018 at rupees 43,000। अच्छा जी,
वो कह रहे हैं कि जो इन्होंने टैक्स एक्सपेंस एस्टिमेट किया है 2018 दिसंबर 31 को, वो इन्होंने किया है 43,000 से। ठीक है जी, ये हमारा टैक्स एक्सपेंस है फॉर द ईयर का। फिर आगे कह रहे हैं कि हाउ एवर ही हैड इग्नोर डेफर्ड टैक्स एट 1 जनवरी 2018। कह रहे हैं कि इन्होंने डेफर्ड टैक्स को इग्नोर कर दिया था एट जनवरी 1 2018। बीएल हैड अ डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी रुपीज 1,30,000। वो कह रहे हैं कि जो इनकी डेफर्ड टैक्स की ओपनिंग लायबिलिटी थी वो 1,30,000 थी। ठीक है, 1,30,000 इनकी ओपनिंग लायबिलिटी थी। At December 31st, 2018, BL had a temporary taxable difference 3,60,000। ठीक है, वो कह रहे हैं कि इस साल जो हमारे पास एंड में टेम्परेरी टैक्सेबल डिफरेंस है वो है 3,60,000। ओपनिंग डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी भी इन्होंने आपको मेंशन कर दी है, 1,30,000 है। और एंडिंग का टैक्सेबल डिफरेंस इन्होंने आपको बताया है 3,60,000 है। अगर हम इस टैक्सेबल डिफरेंस के ऊपर रेट अप्लाई करते हैं तो हमारे पास एंडिंग डेफर्ड टैक्स की लायबिलिटी आ जाएगी। फिर आगे कह रहे हैं वीएल प्ले टैक्स एट 25%। ठीक है, अच्छा जी, वीएल जो है वो 25% का रेट अप्लाई करते हैं। इट मीन्स इस 3,60,000 के ऊपर हम 0.25 का रेट अप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा, मेरे ख्याल में 90,000 आ जाएगा। ठीक है जी, वो हमारे पास कितना आ जाएगा, 90,000 आ जाएगा। हाँ, 3,60,000 का 25%, 90,000। तो देखो अब हमारे पास जो है वो ओपनिंग डेफर्ड टैक्स भी है और ये 90,000 जो है वो हमारे पास एंडिंग है। फिर उसके बाद आगे कह रहे हैं कि ऑल मूवमेंट इज डेफर्ड टैक्स रेट आर टेकन टू द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। वो कह रहे हैं कि सारी मूवमेंट को हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर लेके जा चुके हैं। व्हाट विल बी रिकॉर्डेड एज द टैक्स एक्सपेंस इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2018। कह रहे हैं कि हम कितना रिपोर्ट करेंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है सर, अभी हम कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है। डेफर्ड टैक्स निकालने के लिए सर आपने हमें कल की क्लास में बताया था कि आप क्या कर लिया करो, आप कर लिया करो डेफर्ड टैक्स का लेजर बना लिया करो। ठीक है, तो हम बना लेते हैं डेफर्ड टैक्स का लेजर। डेफर्ड टैक्स का जो लेजर है उसमें हम सर सबसे पहले हम लिखते हैं ओपनिंग है 1,30,000 की, 1,30,000 की। ठीक है, एंडिंग जो है वो सर हमने अभी अभी निकाली है, एंडिंग जो है वो 90,000 की आई है। ठीक है जी, अब अगर इसको हम बैलेंस करते हैं तो बैलेंस करते वक्त हमारी डेबिट साइड कम पड़ रही है। और डेबिट साइड हमारी कितने से कम पड़ रही है, डेबिट साइड हमारी सर 40,000 से कम पड़ रही है। तो अगर डेबिट साइड कम पड़ती है तो क्या होता है भाई, अगर डेबिट साइड से कम पड़ती है तो डेफर्ड टैक्स रिसीवेबल आता है, यानी कि इनकम होती है हमारी। ठीक है, तो अच्छा सर हमारा जो करंट टैक्स था वो था कितना, 43,000। अच्छा सर, जो हमारी इनकम आई है, इनकम आती है तो सर हम उसको हम क्या कर देते हैं, अपने करंट टैक्स में से माइनस कर देते हैं। अगर एक्सपेंस होता है तो सर हम उसको ऐड करते हैं, इनकम को हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो डेफर्ड टैक्स इनकम जो है वो हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे 40,000। तो इस साल फॉर द ईयर से जो हम टैक्स एक्सपेंस अपना रिपोर्ट करेंगे वो रिपोर्ट करेंगे 3,000 से। क्लियर हो गया ये आप लोगों को, ये वाली एमसीक्यू 3,000, यानी कि आंसर इज डी। क्लियर है, आगे चलें। अच्छा जी, गुड हो गया। अच्छा फिर उसके बाद जो है वो आगे बता रहे हैं आपको कि 12 हो गई। अच्छा, आगे एक और भी है एमसीक्यूज, वो भी मैं शेयर कर देता हूँ आपके साथ। एमसीक्यूज नंबर 13 आ, ठीक है जी। अच्छा सर, एमसीक्यूज नंबर 13 में देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। तो माशाल्लाह से हम लोग चीते हो गए, 2-2 मिनट के अंदर एमसीक्यूज कर रहे हैं। ऑरेंज लिमिटेड
is in the process of finalizing the financial statement for the year ended 30 जून 2018। अच्छा, ये अपनी स्टेटमेंट को फाइनलाइज कर रहे हैं 2018 की जून 30 को। अच्छा, वो कह रहे हैं कि सेल गुड्स विद अ 1 ईयर वारंटी। अच्छा, ये वाली एमसीक्यू थोड़ा गौर से सुनिएगा सारे। ये इस वाली एमसीक्यू बड़ा ही जबरदस्त एमसीक्यू, बड़ा मजेदार एमसीक्यूज है यार, ये बड़ा मजेदार एमसीक्यूज है। इसमें आपको एक नई चीज सीखने को मिलेगी आज, और वो क्या चीज होगी अभी आप लोगों को पता लग जाएगा। ठीक है, सारे बच्चे इसको फोकस के साथ देखिए, इस एमसीक्यूज को फोकस के साथ देखिएगा। ये लाजमी मैंने इस वजह से लेकर आया हूँ क्योंकि ये मेरा नहीं ख्याल कि आप लोगों ने ये वाला कंसेप्ट जो है वो पढ़ा हो डेफर टैक्स के अंदर। अच्छा, वो कह रहे हैं कि सेल गुड्स विद अ 1 ईयर वारंटी एंड इट इज एस्टिमेटेड दैट वारंटी एक्सपेंस आर 2%। ठीक है, वो कह रहे हैं कि ये जो है वो अपनी गुड्स जो है वो वारंटी पे सेल करते हैं, और वारंटी का जो ये प्रोविजन बनाते हैं वो सेल्स का 20% जो है 2% जो है वो एनुअल सेल्स का अपना प्रोविजन बनाते हैं। ठीक है, मतलब जो भी माल बेचा उस माल में से वो कहते हैं कि 2% जो है वो वारंटी क्लेम होगी, तो वो पहले से ही प्रोविजन बना लेते हैं। अब सर, प्रोविजन के बारे में हमने सुन रखा है कि प्रोविजन जो है वो बेसिकली कोई भी प्रोविजन होता है वो टैक्स अथॉरिटीज उसको नहीं मानती, लेकिन हम आईएएस के तहत जो है वो प्रोविजन बनाते हैं। तो हम ये बनाएंगे लेकिन टैक्स अथॉरिटीज नहीं मानेंगे। ठीक है जी। अच्छा, और प्रोविजन कितना बनाएंगे, जो भी हमारी सेल होगी उसका 2%। तो वो कह रहे हैं कि एक्चुअल पेमेंट ड्यूरिंग द ईयर रिलेटेड टू वारंटी क्लेम्स वर ₹54 मिलियन। कह रहे हैं कि जो इस साल आपने एक्चुअल में पेमेंट की है ना वारंटी की, वो आपने जो पेमेंट की है वो 54 मिलियन की पेमेंट। अच्छा सर, जो हमने पेमेंट की होती है उसको टैक्स अथॉरिटीज मानती हैं अपनी वारंटी के अंदर, कि आपने अगर वारंटी की पेमेंट की है उसको तो टैक्स अथॉरिटीज मानेंगी, लेकिन जो आपने वारंटी का प्रोविजन बना रखा है उसको टैक्स अथॉरिटीज नहीं मानेंगी। ठीक है जी, इसको आप लोगों ने अपने माइंड में रखना। फिर वो कह रहे हैं कि ऑफ दिस ₹38 मिलियन pertain टू गुड्स सोल्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। अच्छा, अब देखो इन्होंने एक और बात कही है। वो कह रहे हैं कि जो टोटल आप पेमेंट कर रहे हो, टोटल आप पेमेंट कर रहे हो बेटा 54 मिलियन की आप पेमेंट कर रहे हो। ठीक है, वो कह रहे हैं कि जो आप पेमेंट कर रहे हो इसमें से जो आपने 38 मिलियन की पेमेंट की है, दैट इज योर प्रीवियस ईयर, ये हमारी प्रीवियस ईयर की पेमेंट है। ठीक है जी, मतलब कि प्रीवियस ईयर भी हम लोगों ने कोई प्रोविजन बनाया होगा। अब उस प्रोविजन की जो हम पेमेंट कर रहे हैं वो कर रहे हैं 38 मिलियन। वारंटी के अंदर क्या होता है, वारंटी के अंदर पहले प्रोविजन बनता है, यानी कि पहले एस्टिमेटेड आप अपना खर्चा रिकॉर्ड करते हो, और फिर उसके बाद जो है वो आप उसकी क्या करते हो, पेमेंट करते हो। ठीक है, तो अब जो आप इस साल जो पेमेंट कर रहे हो वो टोटल 54 मिलियन की पेमेंट कर रहे हो, और 54 मिलियन के अंदर आपने 38 मिलियन वो पेमेंट की है जो कि आपने प्रीवियस ईयर की वारंटी का प्रोविजन बना रखा था, उसकी आपने क्या की है, पेमेंट। तो इस साल वाले वारंटी की कितनी पेमेंट की होगी आपने 38 में से, सर अगर हम 54 को माइनस कर दें, 38 में से अगर हम 54 को माइनस कर दें तो इस साल करंट ईयर का हमारे पास प्रोविजन आ जाएगा 16। ठीक है, तो जो हम जो पेमेंट कर रहे हैं 16 मिलियन इस साल वाली पेमेंट कर रहे हैं, और 38 मिलियन हम प्रीवियस ईयर वाली पेमेंट कर रहे हैं, ये करंट ईयर की पेमेंट हो रही है, और वो प्रीवियस ईयर की पेमेंट हो रही है। टोटल जो पेमेंट हो रही है वो 54 मिलियन की पेमेंट हो रही है। यहां तक बात क्लियर होगी सबको? ठीक है जी, क्लियर हो गई ना कि सर हम 54 मिलियन की पेमेंट कर रहे हैं, उसने खुद क्वेश्चन में मेंशन किया है कि इसमें से 38 मिलियन प्रीवियस ईयर की आपने पेमेंट की है, यानी कि प्रीवियस ईयर आपने कोई प्रोविजन बना रखा होगा, उस प्रोविजन की आप 38 मिलियन की क्या कर रहे हो, पेमेंट कर रहे हो, और बाकी जो है वो करंट ईयर की आप जो है वो पेमेंट कर रहे हो, वो कितनी कर रहे हो, 16 मिलियन कर रहे हो। ठीक है जी। अच्छा, फिर उसके बाद आगे देखो, कह रहे हैं कि आपका जो ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्रोविजन है वो है फॉर वारंटी वॉज 49 मिलियन। अच्छा, अब ये आपका ओपनिंग प्रोविजन बता रहे हैं। ओपनिंग प्रोविजन इन्होंने आपको बताया 49 मिलियन। ओपनिंग प्रोविजन का मतलब क्या है,
ओपनिंग प्रोविजन का मतलब पिछले साल जो आपने प्रोविजन बनाया था वो आपका इस साल का क्या होगा, ओपनिंग। अच्छा, पिछले साल की आपने कुछ लायबिलिटी भी पे की है? जी सर, बिल्कुल पे की है। वो कितनी पे की है आपने? 38 मिलियन। यानी कि ये जो हमने 38 मिलियन पे किया होगा, ये हमने इस 49 मिलियन का जो प्रोविजन होगा उसका पे किया होगा। समझ में आ रही है यहाँ तक बात? कि जो 38 मिलियन था वो प्रीवियस ईयर वाला हमने अभी पे किया। ओपनिंग का प्रोविजन हमारे पास 49 है, दैट इज ऑल्सो पर्टेन फ्रॉम प्रीवियस ईयर। ठीक है। अब ये 49 मिलियन जो है आपका प्रीवियस ईयर से बिलोंग करता है, आपका प्रीवियस ईयर का प्रोविजन है। और जो आप प्रीवियस ईयर की पेमेंट कर रहे हो वो 38 मिलियन की पेमेंट कर रहे हो। इट मीन्स के सर हमने जो अपना पिछले साल का जो प्रोविजन बनाया था 49 मिलियन का, उसमें से सर हमने 38 मिलियन पे कर दिया है, और 11 मिलियन अभी भी हमें पे करना है। सर जो हमने प्रोविजन बनाया था पिछले साल का, वो 49 मिलियन का प्रोविजन बनाया था। क्वेश्चन में उसने खुद बताया है कि 38 मिलियन आप पे कर चुके हो पिछले प्रोविजन का। तो सर 49 में से 38 मिलियन तो हमने पे कर दिए हैं, बाकी हमारे 11 मिलियन अभी भी प्रोविजन में रखे होंगे। अच्छा जी, फिर उसके बाद आगे क्या बता रहे हैं कि इस साल वो कह रहे हैं कि सेल्स फॉर द ईयर एंडेड जून 30 2018 वाज ₹1750 मिलियन। ठीक है, कह रहे हैं कि इस साल की जो आपकी सेल रही है वो 1750 मिलियन आपकी सेल रही है। ठीक है। अच्छा, तो सर अगर वो सेल हमारी 1750 की है तो प्रोविजन इस साल का कितना होगा? 1750 मल्टीप्लाई बाय, सर 2% हम क्या करते हैं, प्रोविजन बनाते हैं सेल का। उसने हमें सर क्वेश्चन के शुरू में ही बता दिया था कि एस्टिमेटेड दैट वारंटी एक्सपेंसेस आर 2% ऑफ एनुअल सेल। ठीक है, जो भी हमारी एनुअल सेल होती है उसके ऊपर हम वारंटी एस्टिमेट कर रहे होते हैं। एस्टिमेट मीन्स हम उसका क्या बना रहे होते हैं, प्रोविजन बना। यानी कि सर जो हमारा इस साल का प्रोविजन बनेगा वो हमारी इस सेल पर बनेगा। इस सेल हमारी है 1750, और 2% का हमने प्रोविजन बनाया। तो सर हमारा जो अमाउंट आ जाएगा प्रोविजन का वो आ जाएगा 35 मिलियन। सर इस साल का फॉर द ईयर का जो हमारा प्रोविजन होगा वो 35 मिलियन होगा। यहाँ तक अभी तक किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ लो, नहीं तो हम आगे चलते हैं। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है जी। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं सर। आगे वो कह रहे हैं कि what is the amount of deferred tax expense or income in respect of the above for the year ended 30 June 2018? कह रहे हैं कि deferred tax एक्सपेंस या डेफर्ड टैक्स की जो इनकम है इस साल की क्या होगी। अच्छा सर, डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस या डेफर्ड टैक्स इनकम के लिए सर हमें चाहिए होगा डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। ठीक है, तो सर डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी निकाल लेते हैं अब हम। देखो जरा सुनो, अब यहीं पर जो है वो मजेदार एक कहानी जो है वो शुरू होगी। लायबिलिटी का लेजर बना रहा हूँ। लायबिलिटी का लेजर हमेशा सेम बनता है, कोई उसके अंदर नई चीज नहीं होती। मैं वारंटी का यानी कि प्रोविजन और वारंटी का लेजर बना रहा हूँ। ठीक है। अच्छा सर, जो हमारा ओपनिंग बैलेंस था दैट वाज 49 मिलियन, लायबिलिटी है। ठीक है, तो ओपनिंग बैलेंस किस साइड पर आएगा? सर ओपनिंग बैलेंस आएगा क्रेडिट साइड पे। ठीक है जी, 49 मिलियन मैंने यहाँ पर शो कर दिया। अच्छा, अब मैं इसी में से चीजें लूंगा सारी की सारी। अच्छा सर, फिर उसके बाद जो है जो हमने इस साल का प्रोविजन बनाया है वो बनाया है 35 मिलियन। हमने क्या एंट्री बनाई होगी? हमने जो एंट्री अपने पास बनाई होगी, वारंटी को डेबिट किया होगा, वारंटी एक्सपेंस को हमने सर डेबिट किया होगा, और प्रोविजन फॉर वारंटी को सर हमने क्रेडिट कर दिया होगा, जो इस साल का हमने प्रोविजन बनाया होगा। और वो कितने से? 35 मिलियन से बनाया होगा। तो सर इसका मतलब ये हुआ कि प्रोविजन फॉर वारंटी 35 मिलियन से क्या हुआ है सर? क्रेडिट हुआ है। ठीक है, ये सर हमारा वारंटी फॉर द ईयर है।
यहाँ तक बात क्लियर हो गई सबको? ठीक है। अच्छा सर, फिर उसके बाद जो है वो हमने पेमेंट की है, अपने प्रोविजन की 54 मिलियन से, जिसमें से जो है वो सर 38 मिलियन हमारा प्रीवियस वाला है, और 16 मिलियन जो है वो हमारा करंट ईयर का है। अच्छा, जब आपने पेमेंट की होगी, तो पेमेंट की भैया, वारंटी की पेमेंट की एंट्री क्या बनी होगी? अगर हम पेमेंट की एंट्री बनाते हैं, तो सर पेमेंट की एंट्री सिंपल बनी होगी, प्रोविजन को सर हमने डेबिट किया होगा, प्रोविजन फॉर वारंटी सर हमने डेबिट किया होगा। ठीक है, कितनी पेमेंट कर रहे हैं? 54 मिलियन से। और सर हमने बैंक को क्या कर दिया होगा? क्रेडिट कर दिया होगा, कितने से? 54 मिलियन से। तो इट मीन्स कि सर जब हम पेमेंट करते हैं तो प्रोविजन फॉर वारंटी हमारा क्या हो जाता है? डेबिट हो जाता है। कितने से? 54 मिलियन से। ठीक है जी, तो हमने 54 मिलियन से इसको क्या कर दिया? डेबिट कर दिया। किसकी वजह से? बैंक की वजह से। यहां तक बात क्लियर हुई? ये वाली ट्रांजेक्शन क्लियर हुई? ठीक है, ठीक है। ओपनिंग हमारे पास था सर 49 मिलियन, वो लिख दिया। इस साल का जो प्रोविजन था वो हमने क्रेडिट साइड पे लिख दिया। अच्छा, फिर 54 मिलियन का हमने पे किया है। अच्छा सर, अब हमारे पास जो एंडिंग लायबिलिटी आएगी, वो सर कितनी आ जाएगी? अगर हम टोटल करें 49 और 35 को, तो सर वो हमारे पास होता है 84 मिलियन। तो 84 मिलियन। और सर अगर हम इसका टोटल करते हैं, तो हमारे पास जो डेबिट साइड शॉर्ट पड़ेगी सर, वो 30 मिलियन से शॉर्ट पड़ेगी। और यही हमारा क्या होगा? क्लोजिंग होगा। ऐसा ही है। ऐसा ही है। अब जरा सुनो, यहाँ पर एक बात, एक नई चीज आप लोग सुनो। ये जो क्लोजिंग है इसको मैं हटा रहा हूँ, क्लोजिंग मेरा 30 मिलियन का नहीं है। क्यों नहीं है? देखो, I38 ये कहता है कि अगर कोई आपने प्रोविजन बनाया है पिछले साल का, और आपने इस साल जो है उसकी, लेट सपोज आपने पेमेंट की है, जैसे कि हमने पिछले साल एक 49 मिलियन का प्रोविजन बनाया था, ठीक है, और उसमें से हम 38 मिलियन की पेमेंट कर रहे हैं। उसका मतलब हमारा जो है वो 11 मिलियन का, अभी मैंने शुरू में भी कहानी बताई थी कि 11 मिलियन का प्रोविजन आपका नहीं पे हुआ। इसका मतलब ये है कि जो आपने पिछले साल प्रोविजन बनाया था वो आपने ज्यादा प्रोविजन बनाया। आपका जो एक्चुअल पेमेंट बनता था प्रोविजन का, क्योंकि वारंटी है ना, पिछले साल वाली अभी क्लेम हो गई, अब और तो नहीं अगले साल आएगी ना, वारंटी एक साल की होगी। तो आपने जो प्रोविजन बनाया था कि यार हमारे पास जो वारंटी के लिए क्लेम्स आएंगे वो 49 मिलियन के आएंगे, लेकिन जो आपके पास एक्चुअल में क्लेम्स आए हैं वो सिर्फ जस्ट 38 मिलियन के आए हैं, जिनको आपने पे किया। तो यहाँ पर हो ये रहा है कि आपने 11 मिलियन का एक्सेस प्रोविजन बना रखा है। 11 मिलियन का एक्सेस प्रोविजन बना रखा है। तो अब आपको यहाँ पर आईएस ये कहता है कि जो आपने एक्सेस प्रोविजन बनाया है उसको खत्म करो। जो आपने एक्सेस प्रोविजन बनाया है उसको आप क्या करो? खत्म करो। क्यों? क्योंकि अब वो पिछले साल वाला खत्म हो चुका है ना, आपने पेमेंट कर दी है 38 मिलियन की। अब आपके पास नेक्स्ट ईयर की आ गया है 35 मिलियन, जो है वो आपका इस साल का प्रोविजन बन गया है। तो जो पिछला साल आपने एक्सेस प्रोविजन बनाया है, पिछला साल जो आपने एक्सेस प्रोविजन बनाया है, ओवर प्रोविजनिंग की है, उसको आप क्या करोगे? खत्म करोगे। अब ये जो ओवर प्रोविजनिंग हुई है, इसकी जो सर एंट्री बनती है ना, वो ये बनती है कि आप अपनी लाइब्रेरी को खत्म करते हो, यानी कि प्रोविजन फॉर वारंटी डेबिट होगा, और ये इंपैक्ट जाता है पीएनएल के अंदर। कितने से ओवर प्रोविजन किया आपने? 11 मिलियन से। इसको खत्म करोगे और इसको डेबिट कर दोगे, और पीएनएल को आप क्या कर दोगे? क्रेडिट। यानी कि प्रोविजन, ओवर प्रोविजन का भी इंपैक्ट जो आएगा उसमें, प्रोविजन फॉर वारंटी क्या हो रही है? डेबिट हो रही है। तो डेबिट किया 11 मिलियन से ओवर प्रोविजन, ये कंसेप्ट देना था आप लोग। ये वाली बात क्लियर होगी? क्योंकि आपने जितना प्रोविजन बनाया था पेमेंट कर चुके हो, तो एक्सेस जो प्रोविजन आपने किया उसको अब आप क्या कर दोगे? क्लोज कर दोगे पीएनएल।
ठीक है सर। अब हमने कर दिया, अब हम इसको एडजस्ट करेंगे। एडजस्ट करने के बाद जो है वो हम अपना जो क्लोजिंग बैलेंस निकालेंगे। तो अब सर हमारा क्लोजिंग बैलेंस 30 मिलियन नहीं आएगा, बल्कि 11 और माइनस होकर हमारा जो क्लोजिंग बैलेंस आएगा डेट इज 19 मिलियन। ठीक है। तो सर हमारा जो आ रहा है वो आ रहा है 19 मिलियन का। अब हमारे पास जो ओपनिंग लायबिलिटी है वो 49 मिलियन की है, और एंडिंग जो है वो क्या है, 19 मिलियन है। अब हम इस साल का डेफर्ड टैक्स निकाल। ठीक है जी। अच्छा सर, डेफर्ड टैक्स के लिए हमें ओपनिंग चाहिए होता है और एंडिंग चाहिए होता है। ओपनिंग का अमाउंट कहाँ से आएगा, ओपनिंग की लायबिलिटी के ऊपर रेट अप्लाई करेंगे। एंडिंग का अमाउंट कहाँ से आएगा, एंडिंग की लायबिलिटी के ऊपर रेट अप्लाई करेंगे। यहाँ पे देखो, अगर आप कैरिंग वैल्यू की बात करो ना, और टैक्स बेस की बात करो, ओपनिंग आपकी कैरिंग वैल्यू है 49 मिलियन, एंडिंग जो आपकी कैरिंग वैल्यू है वो 19 मिलियन है। टैक्स बेस की ओपनिंग जीरो होगी और एंडिंग भी क्या होगी, जीरो होगी, क्योंकि प्रोविजन फॉर वारंटी को टैक्स बेस यानी कि टैक्स अथॉरिटीज नहीं मानते। अब ये जो कैरिंग वैल्यू है 49 मिलियन है, तो जीरो से माइनस करके 49 मिलियन ही आएगा, लेकिन ये होगा डिडक्टेबल। क्योंकि सर आपने लाइबिलिटी के अंदर रूल बताया था कि अगर लाइबिलिटी की कैरिंग वैल्यू ज्यादा हो तो वो डिडक्टेबल होता है। यहाँ से भी 19 में से जीरो माइनस करेंगे तो 19 आएगा, और वो भी क्या होगा, डिडक्टेबल होगा। ठीक है जी। अब ये दोनों क्या है, डिडक्टेबल है। अच्छा सर, अगर हम इनके ऊपर रेट अप्लाई करते हैं, रेट हमारे पास जो था वो था, सर रेट जो था वो हमारे पास 30% था। 0.3 और 0.3, आखिरी मिनट रह गया। 14.7 और 5.7 डिडक्टेबल होता है, तो फिर वो आपका क्रेडिट साइड पे नहीं जाता ओपनिंग, वो आपका डेबिट साइड पे जाता। तो 14.7, ठीक है, और ये आपका आएगा 5.7। ये ओपनिंग डेफर्ड टैक्स हो गया है, और ये आपका क्या हो गया, एंडिंग हो गया। अब इसको जब आप बैलेंस करोगे, तो आपकी कौन सी साइड कम पड़ रही है, आपकी क्रेडिट साइड कम पड़ रही है 9 मिलियन से। तो जब हमारी क्रेडिट साइड कम पड़ती है तो वो होता है डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस। तो इस साल का जो हमारा डेफर्ड, अच्छा भाई, अच्छा कुछ बच्चे ये कह रहे थे कि सर ये जो ओपनिंग है नॉर्मली डेफर्ड टैक्स का जो है वो क्रेडिट साइड पे आता है, आपने डेबिट साइड पे लिखा हुआ है। देखो सुनो मेरा बच्चा, इसके लिए आपको मैं दोबारा से एक दफा घुमा देता हूँ, जरा देखो। आप लोगों को याद होगा कि मैंने कुछ रूल्स लिखवाए थे आप लोग, ये मैंने कहा था कि रेट जो है वो टेम्परेरी डिफरेंस पे अप्लाई होता है, और अगर तो वो डिडक्टेबल होता है, तो वो बेटा जो आपका क्लोजिंग हो बैलेंस, या अगर देखो अगर आप ओपनिंग के जो है वो कैरिंग वैल्यू पे अप्लाई कर रहे हो, तो वो क्लोजिंग बैलेंस ऑब्वियस सी बात है नहीं होगा, वो हमारा ओपनिंग बैलेंस होगा। और अगर हम क्लोजिंग की कैरिंग वैल्यू के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, तो फिर जो हमारे पास बैलेंस निकल कर आएगा डेफर्ड टैक्स का, वो हमारा क्लोजिंग बैलेंस होगा। ठीक है। लेकिन मैंने ये कहा था कि अगर तो वो डिडक्टेबल होता है तो वो आपके लिए क्या होता है, एसेट होता है। ठीक है, अगर तो वो डिडक्टेबल होता है तो वो आपके लिए क्या होता है, एसेट होता है। अब जरा यहाँ पर आओ, यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर जो आप लोग मुझसे पूछ रहे थे कि सर ये जो आपने जो ओपनिंग बैलेंस लिखा है, ये आपने डेबिट टैक्स का डेबिट साइड पे क्यों लिखा है। उसका रीजन बेटा ये है कि जो आपका जो ओपनिंग बैलेंस था कैरिंग वैल्यू का 49 मिलियन था, जीरो आपकी टैक्स बेस थी, माइनस किया, ये बेसिकली ओपनिंग क्या है, लायबिलिटी है। ये क्या है, वारंटी क्या होती है आपके लिए, लायबिलिटी होती है। लायबिलिटी की अगर कैरिंग वैल्यू ज्यादा होती है और टैक्स बेस कम होती है, तो बेटा जो आंसर होता है वो डिडक्टेबल होता है, वो टैक्सेबल नहीं होता।
इट मीन्स कि ये आपका क्या है, ये आपका है एसेट। और एसेट की हमेशा जो ओपनिंग होती है वो डेबिट साइड पर लिखी जाती है। इस वजह से मैंने 14.7 मिलियन जो है वो डेबिट साइड पे लिखा। यहाँ तक बात क्लियर हुई? तो जो पूछ रहा था वो मेरे ख्याल में वो अभी इसने क्लास ही नहीं ली, दोबारा उसको रिकॉर्डिंग में मिल जाएगा। ठीक है, तो ये वाली ओपनिंग जो है वो हम कहाँ लिखेंगे? देखो, अगर डिडक्टेबल आ रहा है अमाउंट आपके पास तो वो आपका एसेट है, उसकी फिर आप ओपनिंग डेबिट साइड पे लिखोगे। और एंडिंग ऑब्वियस सी बात है, मैंने आपको कहा था कि एंडिंग को आप कहाँ लिखोगे? क्रेडिट साइड पे। और फिर जब आप इसको एडजस्ट करते हो तो आपकी क्रेडिट साइड 9 मिलियन से कम पड़ रही है, तो इट मींस ये आपका डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस होगा 9 मिलियन से। अब रिक्वायर्ड में उन्होंने आपसे क्या पूछा हुआ था कि डेफर्ड टैक्स इनकम या एक्सपेंस बताओ, तो वो हमारा डी आंसर आएगा, यानी कि 9 मिलियन। अच्छा, फिर उसके बाद एमसीक्यूज नंबर 14 पे आ जाओ। ये वाली एमसीक्यूज क्लियर हो गई, 13 वाली क्लियर हो गई सबको? आगे चलूं मैं? अच्छा, अब 14 पे आ जाओ। 14 पूरा का पूरा क्वेश्चन वही है जो ऊपर 13 था, बस उसके अंदर रिक्वायरमेंट थोड़ी सी चेंज हो गई है। वो आपसे कह रहे हैं कि व्हाट इज द अमाउंट ऑफ करंट टैक्स आफ्टर कंसिडरिंग अबव इंफॉर्मेशन फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2018। अब वो आपसे पूछ रहे हैं कि आपका करंट टैक्स का अमाउंट कितना होगा। अब आपका करंट टैक्स का अमाउंट कितना होगा? ठीक है। अब करंट टैक्स के लिए क्या होता है? करंट टैक्स के लिए आपको याद होगा जो आपके एक्सपेंसेस, ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जिनको आपकी टैक्स अथॉरिटीज अलाउ कर देती हैं, उनको आप क्या कर देते हो? लेस कर देते हो। जिस जो एक्सपेंसेस आपको अलाउ नहीं करती उनको आप क्या करते हो? माइनस करते हो। तो अब यहाँ पर देखो, जो आपने वारंटी पे की है बेसिकली वो आपका एक्सपेंस है। टैक्स अथॉरिटीज कहेंगी कि ये आपका एक्सपेंस है। 54 मिलियन का जो आपने वारंटी जो आपने पे की है ये आपका एक्सपेंस है, हम इसको मानेंगे। जो आपका फॉर द ईयर का एक्सपेंस है 35 मिलियन का, हम इसको नहीं मानते। हम जो अपने पास एक्सपेंस शो कर रहे होंगे वो 35 मिलियन से शो कर रहे होंगे। फिर सेल पर जो हमने 2% रेट अप्लाई किया तो 35 मिलियन आया, तो हमारे हिसाब से जो एक्सपेंस होगा वो 35 मिलियन होगा। लेकिन टैक्स अथॉरिटीज कहेंगी कि आपने पे कितना किया है। हम कहेंगे हमने पे 54 मिलियन का किया है, तो वो कहेंगे आपको कि भाई 54 मिलियन जो है वो आप लेकर जाओ। ठीक है। अच्छा, अब उसके अंदर भी टैक्स अथॉरिटीज ये कहेंगी कि 54 मिलियन में जो ऑब्वियस सी बात है कि जो आपका अभी आगे चल के आपको खुद ब खुद समझ में आता है। देखो, ये जो हमने काम किया है ये एमसीक्यूज नंबर 13 के लिए किया है। ठीक है जी। और ये जो हम काम करेंगे ये एमसीक्यूज नंबर 14 के लिए करेंगे। एमसीक्यूज नंबर 14 के लिए एक नेक्स्ट लाइन उन्होंने ऐड की है बस एमसीक्यूज के अंदर, वो ये की है कि आपका इस साल का प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है वो 508 मिलियन। ठीक है। पिछले वाले में नहीं था, अब इसके अंदर 508 मिलियन है। बाकी पूरा का पूरा सवाल इन्होंने वही रहने दिया। तो अब यहाँ पर देखो कि आपका जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो है 508 मिलियन का। ठीक है। अब आप इसमें लेस करवाओ जितनी, या इसमें ऐड करवा दो पहले जो एक्सपेंस आपकी टैक्स अथॉरिटीज नहीं मान रही। ऐड वारंटी एक्सपेंस जो आपका फॉर द ईयर है, जो आपने एस्टिमेट किया है वो आपने एस्टिमेट किया है 35 मिलियन से। ठीक है। आपने 35 मिलियन से एस्टिमेट किया है जो जिनको टैक्स अथॉरिटीज नहीं मान रही। और लेस कर दो जितना आपने पे किया है, इसको आपका वो एक्सपेंस कंसिडर करेंगे। और वो कितना है? 54 मिलियन। वारंटी पेड 54 मिलियन। ठीक है। ये एक्सपेंस जो है वो कंसीडर करेंगे और 35 वाला वो नहीं कंसीडर करेंगे।
अच्छा, इसके अलावा वो एक आपने जो प्रोविजन जो रिवर्सल किया था 11 मिलियन का, उसकी मैंने एंट्री बताई थी आप लोगों को अगर याद हो, रिवर्सल कि जो रिवर्सल हुआ है उसका भी इम्पैक्ट कहाँ आता है, पीएनएल के अंदर 11 मिलियन से। ठीक है, तो ये वाला पीएनएल का इम्पैक्ट भी वो नहीं मानेंगे, क्योंकि ये आपका प्रोविजन का रिवर्सल है, प्रोविजन को नहीं मानते। इसको भी आप क्या करो, लेस करो ओवर प्रोविजन 11 मिलियन से। तो टोटल जो आपका प्रॉफिट आएगा, प्रॉफिट या टैक्सेबल इनकम जो आपकी आएगी, जिसको हम कहते हैं टैक्सेबल इनकम, ये हमने फर्स्ट क्लास में निकालना सीखा था। टैक्सेबल इनकम जो आपकी आ जाएगी वो आ जाएगी 478 मिलियन। और इसके ऊपर जब आप रेट अप्लाई करोगे 30%, तो आपके पास आ जाएगा 143.3 बिलियन। तो ये आपकी टैक्सेबल इनकम होगी 143.3 यानी कि सी इज द राइट आंसर। ये वाली एमसीक्यूज क्लियर हो गई? किसी का कोई सवाल हो? ठीक है जी, ये वाली भी एमसीक्यूज क्लियर हो गई। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट जो है वो बेटा बहुत ही आसान एमसीक्यूज है। एमसीक्यूज नंबर 15, ये आप लोग खुद कर सकते हो। असल में मसला ये हुआ है कि आज जो है वो लाइट ही नहीं है, तो जितना बैकअप हो सकता था वो अब तक हो चुका है अनफॉर्चुनेटली। पढ़ाने का तो इरादा बहुत सारा था, लेकिन लाइट हमारी वैसे भी यहाँ की जो लाइट गई हुई थी जो है वो काफी देर की गई हुई थी लाइट। लेकिन होता ये है कि बैकअप चल रहा होता है। अब वो बैकअप भी जो है वो क्या हो रहा है, खत्म होने जा रहा है। ठीक है, तो मेरा नहीं ख्याल कि आगे जो है वो क्लास कंटिन्यू हो पाएगी। तो एमसीक्यूज नंबर 15 आप लोग खुद से ट्राई कर लेना। कल की एक क्लास हो रखेंगे डेफर्ड टेक्स्ट की, जिसमें हम उसके क्वेश्चंस करके इसको वाइंड अप करेंगे। ठीक है, तो अब एमसीक्यू नंबर 15 कर लेना। टोटल जो आपकी सीए की बुक है उसमें 23 to 24 एमसीक्यूज है। मैंने उसमें से 15 निकाले थे, और 15 मैंने आप लोगों को तकरीबन ऑलमोस्ट सॉल्व करवा दिए। बाकी 8 to 9 एमसीक्यूज हैं, वो खुद से ट्राई करना। आसान एमसीक्यूज हैं, जो मुश्किल मुश्किल एमसीक्यूज थे जैसे कि एक नया कंसेप्ट वारंटी वाला था वो देना था, वो दे दिया आप लोगों को। और बाकी अब इसके अंदर कोई इतना कोई खास जो है वो बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। अगला जो है वो रीवैल्यूएशन वाला है, 15 वाला रीवैल्यूएशन वाला भी आप लोग पहले से सीख चुके हैं। ठीक है, तो इनको खुद से ट्राई करना। आज के लिए इतना काफी है फिर। ठीक है, अपना ख्याल रखना, मुझे दुआओं में याद रखना। तब तक के लिए, कल तक के लिए, अल्लाह हाफिज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा भाई, आज जो हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं वो क्वेश्चन नंबर 6 है। ठीक है, अब तक हम लोगों ने समझ लीजिए कि 6 क्वेश्चन जो है वो इसके सॉल्व किए, और 14 के करीब हमने इसके एमसीक्यू, 14 to 15 एमसीक्यू जो है वो हमने इसकी सॉल्व किए। तो आज ये लास्ट क्वेश्चन होगा, इसके बाद जो है वो हमारा ये टॉपिक जो है वो एंड हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि कंपनी जो है वो 2 साल का डाटा जो है वो आपको दे रहे हैं। एक 2015 का आपको डाटा दे रहे हैं, फिर उसके बाद जो है वो आपको 2016 का डाटा दे रहे हैं। डाटा में आपको बता रहे हैं कि इनकॉर्पोरेट हुई है 1 जनवरी 2015 में। फिर वो कह रहे हैं कि इन द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2015 द कंपनी मेड अ प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन ऑफ 1,21,000। कह रहे हैं कि कंपनी को जो प्रॉफिट हुआ है वो 1,21,000 रुपए। ठीक है, फिर उसके बाद जो इनके पास जो एसेट्स हैं, उसमें इनके पास जो है वो एक एसेट प्लांट का है 48,000, और एक एसेट इनके पास मोटर व्हीकल है 12,000। ठीक है, ये इन्होंने इनकी कॉस्ट बता दी है। वो फिर कह रहे हैं कि ड्यूरिंग द पीरियड जो इनका डेप्रिसिएशन है, अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन 11,000 है, और टैक्स डेप्रिसिएशन जो है वो 15,000। ये जो एसेट्स हैं इनका डेप्रिसिएशन बता दिया अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन और अकाउंट अकॉर्डिंग टू टैक्स डेप्रिसिएशन।
और टैक्स इज चार्जेबल एट द रेट ऑफ 30%, ठीक है। टैक्स जो चार्ज करेंगे हम वो 30% चार्ज करेंगे। फिर वो कह रहे हैं कि कैलकुलेट द कॉर्पोरेट इनकम टैक्स लायबिलिटी फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2015। वो कह रहे हैं कि इस साल की कॉर्पोरेट की लायबिलिटी क्या होगी। इस साल की कॉर्पोरेट की लायबिलिटी वही होगी जो हमारा करंट टैक्स होगा और जो डेफर्ड टैक्स होगा, अगर हम उसको ऐड कर लेंगे तो जो टोटल टैक्स होगा वो फॉर द ईयर हमारी लायबिलिटी। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले जो है वो हम क्या करते हैं कि कैलकुलेट कर लेते हैं करंट टैक्स। ये वाला क्वेश्चन आसान है। क्वेश्चन नंबर 6। सबसे पहले हम कैलकुलेशन करते हैं करंट टैक्स की। कैलकुलेशन ऑफ करंट टैक्स। अच्छा जी, करंट टैक्स के अंदर हम लोगों ने क्या लिखा था। हम लोग सबसे पहले लिखते थे अकाउंटिंग प्रॉफिट जो होता था। अब अकाउंटिंग प्रॉफिट जो है वो हमें दे रहे हैं, वो कितना दे रहे हैं, 1,21,000 बिफोर टैक्सेशन। फिर हम उस अकाउंटिंग प्रॉफिट में जो अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन होगा उसको ऐड कर लेंगे। और जो टैक्स डेप्रिसिएशन होगा उसको लेस कर देंगे। अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन जो है वो हमारे पास 11,000 है और टैक्स डेप्रिसिएशन 15,000। तो जो हमारे पास अमाउंट आएगा इसको हम कहेंगे टैक्सेबल प्रॉफिट। टैक्सेबल। अच्छा जी, टैक्सेबल प्रॉफिट हमारे पास कितना आ जाएगा अगर हम उसको कैलकुलेट करते हैं। 1,17,000 हमारे पास जो है वो टैक्सेबल प्रॉफिट आ जाएगा। अच्छा, जो हमारा रेट है, टैक्स रेट है, वो 30% है। तो करंट टैक्स कितना हो जाएगा। तो करंट टैक्स हो जाएगा 1,17,000 पर हम 30% अप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास करंट टैक्स आ जाएगा 35,100। करंट टैक्स सबको समझ में आ गया कि मैंने किस तरीके से फाइंड आउट किया है, यहाँ तक कोई इशू किसी का। अच्छा, अब करंट टैक्स के बाद जो है वो, क्योंकि हमारा जो इनकम टैक्स है वो दो चीजों से मिलकर बन रहा है, करंट टैक्स और डेफर्ड टैक्स को। तो अब डेफर्ड टैक्स की कैलकुलेशन कर लेते हैं, ठीक है जी। अब हम कैलकुलेशन कर लेते हैं डेफर्ड टैक्स। कैलकुलेशन ऑफ डेफर्ड टैक्स। अच्छा सर, डेफर्ड टैक्स की कैलकुलेशन के लिए हमें क्या चाहिए होता है सर, हमें कैरिंग वैल्यू चाहिए होती है और टैक्स बेस वैल्यू चाहिए होती है, ठीक है। यहाँ पर हम पहला कॉलम डिस्क्रिप्शन का दे देते हैं। डिस्क्रिप्शन, फिर उसके बाद हमारे पास आ जाएगी कैरिंग वैल्यू। और सर फिर उसके बाद जो है वो हमारे पास टैक्स बेस वैल्यू आ जाएगी। इन दोनों का जो डिफरेंस होगा सर वो टेम्परेरी डिफरेंस होगा, ठीक है।
अच्छा सर, फिर उसके बाद जो है वो हमें पता लग जाएगा कि वो डेफर्ड टैक्स एसेट है कि लायबिलिटी है। रेट हमें दिया हुआ उन्होंने 30% का, रेट अप्लाई करेंगे उस डिफरेंस पे, तो हमें पता लग जाएगा कि वो डेफर्ड टैक्स एसेट होगा कि डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी होगा। अच्छा, एसेट में हमारे पास एक ही एसेट है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, प्लांट और मोटर व्हीकल। तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में ले जाते हैं इसको। अच्छा, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट देखें अगर आप, तो आपका जो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है वो 48,000 और प्लस 12,000, तो टोटल जो आपका प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है वो है 60,000। ठीक है। अगर हम इसकी कैरिंग वैल्यू निकालते हैं, लेट सपोज कैरिंग वैल्यू निकालते हैं, तो 11,000, अगर इसमें से कैरिंग वैल्यू 11,000 हमारा अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन है, तो 11,000 अगर हम माइनस कर देंगे, तो 60,000 में से अगर 11,000 माइनस करेंगे तो 49,000 ये हमारी कैरिंग वैल्यू आ जाएगी। और अगर हम टैक्स बेस निकालते हैं, तो 60,000 में से हम टैक्स डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, डेट इज 15,000। तो वो 15,000 हम माइनस कर देंगे, तो सर हमारे पास जो है वो टैक्स बेस्ड आ जाएगी वैल्यू 45,000 की। ठीक है। तो ये 49,000 और 45,000 में यहाँ पर लिख रहा हूँ। तो सर जो टेम्परेरी डिफरेंस होगा वो हमारे पास 4,000 का होगा। ठीक है जी। अच्छा, ये 4,000 का जो टेम्परेरी डिफरेंस होगा, here is the carrying value is greater than tax base, then the difference is taxable। ठीक है। तो जो डिफरेंस है वो हमारे लिए क्या है, टैक्सेबल है। यहाँ पर लिख देते हैं कि ये डिफरेंस जो है वो हमारे लिए क्या है, टैक्सेबल है। मैं टी लगा रहा हूँ। और 30% जब 4,000 पे अप्लाई होगा, तो हमारे पास जो अमाउंट आएगा वो आएगी डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, क्योंकि टैक्सेबल के ऊपर जब भी रेट अप्लाई होता है वो हमारे लिए डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी होती है। और वो कितना हो जाएगा भाई, 30% अगर हम इसके ऊपर अप्लाई करते हैं, तो सर जो अमाउंट आएगा निकल कर वो आ जाएगा सर 1,200 का। ठीक है। अब यहाँ पर सर हमारे पास कोई ओपनिंग डेफर्ड टैक्स का बैलेंस नहीं है, तो यही हमारा करंट ईयर का बच जाएगा डेफर्ड टैक्स। ठीक है। तो अब हम अगर इनकम टोटल टैक्स की कैलकुलेशन करते हैं या इनकम टैक्स की कैलकुलेशन करते हैं, तो सर इनकम टैक्स के अंदर जो हमारा करंट टैक्स होगा वो आपने पहले निकाल लिया। सर हमारा करंट टैक्स हो जाएगा 35,100 का। और सर हमारा जो डेफर टैक्स आया है, क्योंकि ये लायबिलिटी है, ठीक है, एक्सपेंस है, तो हम इसको ऐड करेंगे डेफर टैक्स को। हाँ, अगर सर ये एसेट होता, इनकम होती, तो हम इसको क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो ये हमारा 1,200 हो गया। तो टोटल जो हमारा डेफर्ड, टोटल हमारा जो इनकम टैक्स हो गया वो हो गया 36,300। यहाँ तक किसी का कोई इशू, कोई किसी का कोई सवाल अगर है तो मुझसे पूछ लो। सबको क्लियर है? जी, ये जो डेप्रिसिएशन था बेटा, ये दोनों का था। इसमें क्या रिपीट कर दूं? क्या चीज समझ नहीं आई रुपया बेटा? बता दीजिए, मैं रिपीट कर देता हूँ। मतलब यहाँ पे हमने कोई इतना कोई जो है वो सिंपल क्वेश्चन था यहाँ तक। अभी 2015 की अगर हम बात करें, सिंपल हमने क्या किया है, सिंपल सर हमने जो है वो अकाउंटिंग प्रॉफिट में से टैक्स डेप्रिसिएशन जो है वो माइनस कर दिया है, और जो अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन था वो सर हमने ऐड कर दिया। हमारे पास टैक्सेबल प्रॉफिट आ गया, उसके ऊपर हमने 30% का रेट अप्लाई कर दिया।
तो हमारे पास जो आ गया वो आ गया करंट टैक्स। फिर उसके बाद सर हमने क्या किया है कि हमने कैरिंग वैल्यू निकाली है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की। टोटल जो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट था वो था हमारा सर 60,000 से, दोनों को ऐड किया सर हमने, ये हमारा टोटल था 60,000, ठीक है। और फिर हमने अगर कैरिंग वैल्यू निकालनी है तो अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन इसमें से माइनस कर दिया तो 49,000 आ गया। और टैक्स डेप्रिसिएशन जब से 15,000 माइनस किया तो हमारे पास 45,000 टैक्स बेस आ गया। तो ये 49,000 और 45,000 लिखा, डिफरेंस लिया 4,000 टेम्परेरी डिफरेंस था जो कि टैक्सेबल था, ठीक है। अगर कैरिंग वैल्यू जो है वो ज्यादा होती है हमारी टैक्स बेस से तो वो डिफरेंस जो होता है वो टैक्सेबल होता है। रेट 30% अप्लाई किया तो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी आ गई हमारे पास 1200 से, और यही 1200 और जो करंट टैक्स था दोनों को ऐड कर दिया तो इनकम टैक्स आ गया। क्लियर है? रिपीट भी कर दिया मैंने। आगे चले क्वेश्चन में। यहाँ तक क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। मजा अब आएगा, अब थोड़ा सा चेंज आएगा, ठीक है। अब थोड़ा फोकस कीजिएगा बेटा सारे। देखो बेटा एक बात याद रखना कि ये हमारा डेफर्ड टैक्स फॉर द ईयर भी है, ठीक है, और एज ऑन भी है। क्यों सर एज ऑन है? क्योंकि देखो हमारे पास कोई ओपनिंग बैलेंस था ही नहीं डेफर्ड टैक्स का, तो वही फॉर द ईयर हो गया और वही एज ऑन हो गया, मतलब कि ये हमारा एक्सपेंस भी है जिसको हम अपने पीएनएल के अंदर शो करेंगे, दोनों को मिलाकर 36,300 से। और सर ये हमारा एज ऑन भी है, इट मींस कि ये हमारी सर लायबिलिटी भी है 2015 की, और इसको सर हम अपनी बैलेंस शीट के अंदर भी शो करेंगे डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी के तौर पर। यहां तक सबको क्लियर हो गई बात? किसी का कोई सवाल? ठीक है जी, अब हम आगे चलते। अच्छा सर 2015 तो हमें समझ में आ गया था, अब हम आगे 2016 में, असल में चीजें यहाँ पर समझने वाली हैं। अब इसको जरा समझिएगा, कोशिश कीजिएगा, फोकस कीजिएगा कि इसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। बस ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा तो हमारी क्लास जो है वो क्या हो जाएगी, एंड। अब इसमें आपको बता रहे हैं कि द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज रिलेवेंट फॉर द ईयर 31 दिसंबर 2016। अब वो कह रहे हैं कि 2016 जो है वो आपका स्टार्ट हो चुका है। अब ये जो इन्फॉर्मेशन है ये हमारी 2016 के लिए। अब कैपिटल ट्रांजेक्शन्स वो कुछ बता रहे हैं आपको, जैसे कि डेप्रिसिएशन जो है वो 14,000 है और टैक्स अलाउंस जो है वो 16,000। ये जो आपको डेप्रिसिएशन बताया जा रहा है ये 14,000 अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन बताया जा रहा है, और टैक्स डेप्रिसिएशन जो है वो आपको बताया जा रहा है 16,000। फिर उसके बाद इंटरेस्ट पेएबल बता रहे हैं, ऑन 1 अप्रैल 2016 द कंपनी इशूड 25,000 ऑफ 8% कन्वर्टेबल लोन स्टॉक। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि कंपनी, ये इंटरेस्ट पेएबल की बात हो रही है, कंपनी ने एक लोन लिया है 25,000 का, ठीक है, और वो जो 25,000 है उसके ऊपर 8% जो है वो कंपनी क्या करेगी, इंटरेस्ट देगी। और ये जो लोन लिया है इन्होंने कब लिया है, 1 अप्रैल 2016 में। फिर वो कह रहे हैं कि इंटरेस्ट इज पेड इन एरियर ऑन 30 सितंबर एंड 30 मार्च। वो कह रहे हैं कि इंटरेस्ट जो है ये एंड में पे करते हैं। एक इंटरेस्ट जो है वो सितंबर 30 को पे करते हैं और एक जो है वो मार्च 30 को पे करते हैं, यानी कि हर 6 महीने बाद जो है वो इंटरेस्ट जो है वो पे कर रहे होते हैं, ये इन्होंने बताया। अब assume that tax relief on interest expense is only given when the interest is paid। तो कह रहे हैं टैक्स सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट को तब मानता है जब आप इंटरेस्ट पे करोगे। ठीक है, अब इस ट्रांजेक्शन को करेंगे तो आपको और ज्यादा एक्सप्लेन करके मैं बताऊंगा कि सॉल्व किस तरीके से करें। सेम यही सिनेरियो उन्होंने आगे बताया सी के अंदर, इंटरेस्ट रिसीवेबल ऑन 1 अप्रैल परचेज डिवेंचर्स हैविंग अ नॉमिनल वैल्यू ऑफ रुपीज 4,000। अब वो कह रहे हैं कि हमने डिवेंचर्स परचेज किए थे 4,000 के, और 1 अप्रैल को हमने डिवेंचर्स परचेज किए। तो अब ये हमारी बेसिकली क्या है, इन्वेस्टमेंट है। इस पर जो हमें इंटरेस्ट मिलेगा वो 15% मिलेगा, और ये भी बाय एनुअली जो है वो हमें मिलेगा, हर 6 महीने बाद मिलेगा। अच्छा, फिर उसके बाद इन्होंने आगे बताया कि प्रोविजन फॉर वारंटी है।
In preparing financial statement for the year 31st December 2016, has recognized a provision of warranty payment in the amount of rupees 1200. अब ये इन्होंने 1200 जो है वो प्रोविजन बनाया वारंटी का। वारंटी को हमने पहले भी डिस्कस किया था कि प्रोविजन जो है वो जो बनाया जाता है उसको टैक्स अथॉरिटीज नहीं मानती। हाँ, ये हम अपने पास जो है वो एज एन एक्सपेंस तो रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन टैक्स अथॉरिटीज इसको कंसिडर नहीं करती। फिर उसके बाद आगे सी ट्रांजेक्शन में बता रहे हैं कि फाइन हुआ है कुछ, फाइन ड्यूरिंग द पीरियड हैज पेड अ फाइन ऑफ 6000, द फाइन इज नॉट टैक्सेबल और डिडक्टेबल। ये फाइन के बारे में भी मैंने आपको बताया था कि इसको भी टैक्स अथॉरिटीज नहीं मानती। फिर आगे कह रहे हैं कि कैलकुलेट द कॉर्पोरेट इनकम टैक्स लायबिलिटी फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2016। अब आपको जो है वो कॉर्पोरेट की टैक्स लायबिलिटी जो है वो दिसंबर 31 तक की कैलकुलेट करनी, और जो रेट है डेफर्ड टैक्स का वो 30% है, और जो प्रॉफिट है वो है 1,25,000। अब वन बाय वन क्या करेंगे हम, ट्रांजेक्शन्स को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले करंट टैक्स निकालेंगे, फिर उसके बाद हम डेफर्ड टैक्स निकालेंगे। वन बाय वन दोबारा से मैं ट्रांजेक्शन्स को रीड करूंगा और मैं दोबारा से आप लोगों को सॉल्व करके बताऊंगा। अब हम आ चुके हैं 2016 में। अब हम आ चुके हैं 2016 में। पहले सर हम कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ करंट टैक्स। सर करंट टैक्स की कैलकुलेशन में सबसे पहले हम अकाउंटिंग प्रॉफिट लिखते हैं, और अकाउंटिंग प्रॉफिट है 1,25,000। ये इन्होंने हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था एट द एंड। अब सर इसके अंदर जो एक्सपेंसेस ऐसे होंगे जिनको टैक्स अथॉरिटीज नहीं मान रही, उनको हम वापस एड बैक करवाएंगे, और जो एक्सपेंसेस ऐसे होंगे जिनको टैक्स अथॉरिटीज कंसीडर कर रही हैं उनको हम क्या करवाएंगे, लेस करवाएंगे। अब जैसे कि सर डेप्रिसिएशन जो था, सबसे पहले इन्होंने हमें बताया हुआ था कि जो डेप्रिसिएशन है वो डेप्रिसिएशन 14,000 का है और टैक्स अथॉरिटी 16,000 से मान रही। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन में अगर लेकर जाऊंगा यहाँ पर ऐड कर दूंगा अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन जो है, और लेस कर दूंगा टैक्स डेप्रिसिएशन। अब अकाउंटिंग जो डेप्रिसिएशन है वो 14,000 है और टैक्स जो डेप्रिसिएशन है वो 16,000। ठीक है जी, 14,000 और 16,000। यहाँ तक सबको बात क्लियर हो गई? यहाँ तक किसी का कोई सवाल हो तो मुझसे पूछ लो। यहाँ तक अगर किसी का कोई सवाल है तो मुझसे पूछ ले, नहीं तो फिर मैं आगे चलता हूँ। क्लियर है? अब आ जाओ नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे। ये थोड़ी सी, इसको आपने फोकस करना है इस ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन नंबर बी, वो कह रहे हैं कि आपका यहाँ पर इंटरेस्ट पेएबल बनता है। आपने 25,000 की आपकी लायबिलिटी है और उस पर आपको 8% जो है वो इंटरेस्ट दे रहा है। अब देखो इसका होगा क्या, बल्कि यहीं पर ही समझा। आपका जो ईयर स्टार्ट हो रहा है वो जनवरी को स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, और जो ईयर आपका एंड हो रहा है वो हो रहा है दिसंबर 31 को। ये आपका पूरा एक फाइनेंशियल ईयर। लोन आपने लिया है या जो आपकी लायबिलिटी है वो 25,000 की है। इसके ऊपर सर जो हमारा इंटरेस्ट बनेगा वो बनेगा 8%, यानी कि 0.08। ठीक है, अब ये जो लायबिलिटी है, ये सर जो हमारी लायबिलिटी स्टार्ट हो रही है ये 1 अप्रैल से स्टार्ट हो रही है 2016 से। तो सर जनवरी से इंटरेस्ट तो मैं नहीं दूंगा क्योंकि मेरी लायबिलिटी ही कब से स्टार्ट हो रही है, 1 अप्रैल से। यानी कि अप्रैल से मेरी लायबिलिटी स्टार्ट हो रही है
और ईयर एंड मेरा कब हो रहा है, December 31 को। अब जरा नोट करो, अभी हम अकाउंटिंग प्रोस्पेक्टिव से बात करते हैं, अकाउंटिंग प्रोस्पेक्टिव से बात करते हैं कि अकाउंटिंग के हिसाब से हम जो इंटरेस्ट लेकर जाएंगे वो कितना लेकर जाएंगे। जहां हमारा लोन स्टार्ट हुआ है वहां से लेकर के जो हमारा ईयर एंड हो रहा है, फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है, वहां तक का हमारा इंटरेस्ट एक्सपेंस बनेगा। भले उसमें हम बीच में पेमेंट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, अभी हम बात वो नहीं कर रहे हैं। अभी हम पेमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम बात कर रहे हैं हमारा खर्चा कितना होगा, एक्सपेंस कितना होगा। तो सर जब हमने लोन लिया और जो हमारा ईयर एंड हो रहा है वहां तक का जितना पोर्शन है वो हमारा एक्सपेंस में काउंट होगा। तो इट मीन सर अकाउंटिंग के हिसाब से जो हमारा इंटरेस्ट एक्सपेंस बनेगा वो 9 मंथ्स का बनेगा, क्योंकि अप्रैल से हमारा लोन जो है वो स्टार्ट हो रहा है और दिसंबर तक हमने लोन को एक्सपेंस को लेकर जाना है, क्योंकि हम जो अभी कैलकुलेशन कर रहे हैं December 31 तक की कर रहे हैं। तो जो इंटरेस्ट होगा वो 9 मंथ्स का जाएगा अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग। तो ये बेटा हो जाएगा आपका 1500। ये बात समझ में आई सबको? अकाउंटिंग के प्रोस्पेक्टिव से अगर हम बात करेंगे तो हमारा 9 मंथ्स का इंटरेस्ट एक्सपेंस बनता है, ठीक है। और जो अकाउंटिंग का इंटरेस्ट है उसको वो टैक्स अथॉरिटीज नहीं मानती। क्यों नहीं मानती, उसका रीजन क्या है, टैक्स अथॉरिटीज जो इंटरेस्ट मान रही है वो सिर्फ उतना इंटरेस्ट मान रही है जितना आपने पे किया है। वो कहता है कि भाई कैश का इनफ्लो होगा या कैश का आउटफ्लो होगा वो मैं मानूंगा, इसके अलावा मैं नहीं मानूंगा। अब चलो देख लेते हैं कि इंटरेस्ट हमने पे कब किया होगा। तो क्वेश्चन में वो हमें बता रहे थे कि हम 2 दफा साल में इंटरेस्ट पे करते हैं। एक हम इंटरेस्ट पे करेंगे सितंबर में और एक हम इंटरेस्ट पे करेंगे मार्च में। तो अप्रैल के बाद जब हम इंटरेस्ट पे करेंगे तो पहला इंटरेस्ट जो हम पे कर रहे होंगे सर वो हम सितंबर में पे कर रहे होंगे। और फिर जब दूसरी दफा जब हमारे इंटरेस्ट की पेमेंट होगी सर वो अगले साल मार्च में जाकर पेमेंट होगी। तो टैक्स अथॉरिटीज के हिसाब से जितनी पेमेंट आपने की है आप उसको अपना एक्सपेंस काउंट करोगे। तो सर हमने जो पेमेंट की होगी वो सिर्फ सितंबर की पेमेंट की होगी, क्योंकि जो हम अगली पेमेंट कर रहे होंगे वो हम अगली पेमेंट कर रहे होंगे कब, अगले साल जाकर, ठीक है। तो टैक्स अथॉरिटीज के हिसाब से आपका जो इंटरेस्ट एक्सपेंस बनता है वो अप्रैल से लेकर के सितंबर तक का बनता है, क्योंकि सितंबर में आप पे करोगे। कितना बनता है सर, 6 महीने का बनता है। तो अगर आप 25,000 को मल्टीप्लाई कर लो 0.08 से और फिर इसको मल्टीप्लाई कर लो 6/12 से, तो सर जो हमारा इंटरेस्ट एक्सपेंस निकल कर आएगा वो सर हमारा आएगा 1,000। तो टैक्स के हिसाब से जो आपका इंटरेस्ट बनेगा वो बनेगा 1,000, और जो आपके हिसाब से इंटरेस्ट बनेगा वो बनेगा 15। क्योंकि हम जो चलते हैं हम एक्रूअल बेस पे चलते हैं, मतलब कि खर्चा हो गया भले उसकी पेमेंट हो या ना हो, हमने उस खर्चे को रिकॉर्ड करना होता है। ये हमारी एक्रूअल अकाउंटिंग कहलाती है, एक्रूअल बेस अकाउंटिंग कहलाती है। और टैक्स बेस ये कहता है कि भाई आपने जितना पे किया है बस सिर्फ उसी खर्चे को लेकर जाओगे। 1,000 बेटा ऐसा आया कि 25,000 का 8% लिया, ठीक है। जब 25,000 का आप 8% लोगे तो आपका तकरीबन आ जाएगा 2,000, और फिर उसको मल्टीप्लाई बाय 6/12 कर लोगे तो फिर आ जाएगा 1,000, ठीक है। क्योंकि टैक्स अथॉरिटीज के हिसाब से हम 6 मंथ्स का लेकर जा रहे हैं कि पेमेंट हमने कब की है, सितंबर में। तो सिर्फ 6 महीने की पेमेंट की होगी तो 6/12 कर देंगे। तो अगर हम बात करें कि सर अकाउंटिंग का जो डेप्रिसिएशन सॉरी इंटरेस्ट होगा उसको टैक्स अथॉरिटीज नहीं मान रही, जैसे अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन को नहीं मान रही थी तो अकाउंटिंग इंटरेस्ट को भी नहीं मानेगी, तो इंटरेस्ट एक्सपेंस जो है वो हमारा ऐड हो जाएगा। सर इंटरेस्ट एक्सपेंस कितना जाएगा सर,
25,000 का 9% लो और उसको 9/12 कर दो, क्योंकि 9 मंथ्स का आपका इंटरेस्ट एक्सपेंस बनता है आपके हिसाब से, यानी कि 1500। लेकिन टैक्स अथॉरिटीज कह रही है आपने कितना पे किया। सर हमने जो पे किया हमने सितंबर तक का पे किया, क्योंकि पहली पेमेंट सितंबर को होगी, फिर दूसरी पेमेंट मार्च को होगी, तो मार्च तक तो हमारा तो ईयर ही एंड हो चुका होगा दिसंबर में। तो टैक्स अथॉरिटीज इंटरेस्ट पेड को मानेगी कि कितना इंटरेस्ट पे किया। तो सर हमने जो इंटरेस्ट पे किया होगा वो सिर्फ सितंबर तक का पे किया होगा, यानी कि 0.09 मल्टीप्लाई बाय 6/12। अप्रैल से लेकर के सितंबर तक 6 महीने बनते हैं। उसका मतलब 1,000 हमारा इंटरेस्ट जो है वो क्या होगा, काउंट होगा, जिसको हम माइनस करें। ये बात समझ में आ गई आपको? ये बात क्लियर हो गई? ठीक है। अच्छा, अब इसमें से एक और बात भी निकल कर आ रही है, वो ये निकल के आ रही है कि सर हमने जो अपना एक्सपेंस काउंट किया है वो हमने अपना एक्सपेंस 1500 काउंट किया था, टैक्स अथॉरिटीज सिर्फ और सिर्फ जितना पे किया है वो मान रही है, यानी कि 1,000 मान रही है। तो हमने इंटरेस्ट कितना और पे करना होगा, यानी कि 1500 टोटल एक्सपेंस था 9 मंथ्स का, जिसमें से 6 महीने का हमने अदा कर दिया। 3 महीने का ऐसा इंटरेस्ट होगा जो हमने नहीं पे किया होगा, यानी कि सितंबर तक तो पे कर दिया, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने का हमारा ऐसा इंटरेस्ट होगा जो कि हमने नहीं पे किया होगा, जिसको हम एक्रूड दिखा रहे होंगे। इंटरेस्ट एक्सपेंस हमने डेबिट किया होगा, पेएबल को क्या किया होगा, क्रेडिट किया होगा। तो अब यहाँ पर जो आप अपनी लायबिलिटी शो करोगे इंटरेस्ट एक्सपेंस की, वो 3 महीने की शो करोगे, यानी कि 500। ये याद रखिएगा अपने माइंड कि सर जो हम अपना इंटरेस्ट एक्सपेंस की लायबिलिटी शो करेंगे वो कितनी शो करेंगे, वो 500 शो करेंगे, क्योंकि हमारा जो टोटल इस साल का एक्सपेंस है वो 1500 है, 1,000 हमने पे कर दिया। तो हमारी जो लायबिलिटी बन रही है, जो अभी हमने पे करना है, वो कितना पे करना है, वो 500 पे करना है। तो जो हमारा इंटरेस्ट एक्सपेंस, इंटरेस्ट पेएबल जो होगा, जो हमारा एक्रूड इंटरेस्ट होगा, वो 500 होगा। अब आ जाओ नेक्स्ट, आगे नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की तरफ। लायबिलिटी कंसीडर कितना करेंगे, 500 करेंगे। फिर उसके बाद वो आगे कह रहे हैं कि इंटरेस्ट रिसीवेबल है, यही सिनेरियो अब उसने इनकम के अंदर बता दिया आपको कि जो नॉर्मल आपने इन्वेस्टमेंट की है वो 4,000 की है, और वो भी आप कब कर रहे हो, वो आप कर रहे हो अप्रैल की फर्स्ट को कर रहे हो, और जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा उस इन्वेस्टमेंट पे वो 15% मिलेगा। ठीक है। अब 4,000 पे 15% मिलेगा, लेकिन जो आपका इंटरेस्ट, और यहाँ पर जो आपको पहला इंटरेस्ट मिलेगा वो सितंबर को मिलेगा, फिर दूसरा इंटरेस्ट जो मिलेगा वो मार्च को मिलेगा। अब सर अगर हम इसका यहाँ पर बना लेते हैं। सर हमारा जो ईयर स्टार्ट हो रहा है वो जनवरी फर्स्ट को हो रहा है, और जो ईयर एंड हो रहा है वो दिसंबर 31st को हो रहा है। सर जो हमने इन्वेस्टमेंट की है वो 4,000 की है, हमें जो रेट मिलेगा वो 15% मिलेगा। ठीक है। अच्छा सर, जो हमारी इन्वेस्टमेंट हमने जो की है वो हमने की है अप्रैल को जाकर, तो सर जो हमें इंटरेस्ट मिलेगा वो अप्रैल से लेकर के दिसंबर तक का इंटरेस्ट मिलेगा। तो यानी कि 9 मंथ बनते हैं, तो 9/12 हमारी इस साल की क्या होगी, इनकम होगी, और वो अमाउंट बन जाएगा आपका 450। इस साल की जो हमारी इनकम होगी वो कितनी होगी, 450। भले वो इनकम मिली हो या ना मिली हो, अकाउंटिंग कंसेप्ट ये कहता है कि अगर आपने इनकम कमा ली है, यानी कि टाइम पीरियड गुजर चुका है, वो आपकी इनकम का पार्ट है, आप उसको अपनी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में शो करोगे। तो सर 450 की इनकम जो है वो हमारे हिसाब से ठहरती है। अच्छा, लेकिन आपको इंटरेस्ट इनकम मिली कितनी है। सर हमें जो पहला वो पीरियड मिला होगा वो सितंबर को मिला होगा, दूसरा मार्च को मिला होगा, तो दूसरा मार्च को तो इस साल में हम शो कर ही नहीं सकते क्योंकि वो अगला साल है। तो सर यहाँ तक से अप्रैल से लेके सितंबर तक 6 महीने बनते हैं, तो जो हमें इंटरेस्ट मिल गया होगा वो 6 महीने का मिला होगा,
मतलब कि सर जो हमें इंटरेस्ट मिला होगा वो हमें 300 मिला होगा। टोटल सर हमें जो इंटरेस्ट मिलना है इस साल वो 450 मिलना है। 450 में से 300 हमें मिला है। तो अब अकाउंटिंग के हिसाब से जो हम अपनी इनकम शो करेंगे वो शो करेंगे 450, क्योंकि दिसंबर तक हमें दिखाना है। और जो टैक्स अथॉरिटीज हैं उनके हिसाब से अगर हम इनकम शो करेंगे जितना हमें मिला है यानी कि 300। ये बात क्लियर हुई आप लोगों को? क्लियर है? 450 और 300 मैंने किस तरीके से लिया? ठीक है जी। अच्छा सर, हमारी इनकम को तो वो नहीं मानता। हमारी इनकम कितनी है? 450। उसको आप क्या कर दो, वापस लेस कर दो। अब इनकम के केस के अंदर क्या होता है? लेस होता है। मैंने बताया था ऑपोजिट हो जाता है। एक्सपेंसेस जो आपके वो नहीं मानता वो आप ऐड करते हो, इनकम जो आपकी वो नहीं मानता आप उसको लेस करते हो। इंटरेस्ट इनकम सर जो हमारी थी वो थी 25,000 मल्टीप्लाई बाय 0.0, नहीं 0.15 मल्टीप्लाई बाय 9/12, यानी कि 450 की इनकम हमें माइनस करना पड़ेगी। और वो कितनी इनकम कह रहा है कि आप अपने पास शो कर सकते हो जितना इंटरेस्ट आपको रिसीव हो चुका है। सर हमें रिसीव जो हो चुका है 6 महीने का इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, तो वो आपके पास आ जाएगा 300। अब उसके बाद अब यहाँ पर एक और बात सुन लो। जैसे हमने लाइबिलिटी वहां पर कहा था कि भाई हमें जो है वो 1500 में से 1000 जो है वो हमने पे कर दिया, तो 500 की हमारी लाइबिलिटी ठहरती है। तो यहाँ पर ऐसे ही है कि 450 की जो आपकी इनकम है उसमें से 300 आपको मिल चुकी है। तो जो 150 आपको नहीं मिली वो आपका बेसिकली क्या है? रिसीवेबल है, आपका एसेट है। कि 450 की आपको इनकम मिलना थी जिसमें से 300 की आप लेकर बैठे हो। आपने उसको डम भी कर लिया और आपने उसका सारा खर्चा भी कर लिया है। तो बाकी कितना रह गया है जो आपको मिलना है, जो आपको मार्च में जाकर मिलेगा? इस साल का आपको जो मिलना है वो सर सिर्फ और सिर्फ 150 मिलना, जो हमें अगले साल मार्च में जाकर मिलेगा। तो 150 का अभी हमारा क्या कहलाएगा? वो रिसीवेबल है। ठीक है, ये याद रखिएगा इस पॉइंट। फिर सर उसके बाद जो नेक्स्ट वो हमें बता रहे थे वो प्रोविजन बता रहे थे वारंटी का। प्रोविजन को तो मानते ही नहीं है, ये एक ऐसा एक्सपेंस है जिसको टैक्स वाले नहीं मानते। वो प्रोविजन कितना है? 1200। तो प्रोविजन फॉर वारंटी हम क्या कर लेंगे? ऐड कर लेंगे। 1200। तो ये सीधा सीधा केस था। सर फाइन चार्जेस को भी नहीं मानते जो हमने पे किए। अच्छा, ये प्रोविजन फॉर वारंटी जो है ये प्रोविजन है, बेसिकली क्या है? एक लायबिलिटी है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है। अच्छा, फिर फाइन चार्जेस है, इसको भी नहीं मानता। मत मानो, हम ऐड कर लेंगे। कितने से है? 6000 से। इसके अलावा बस यही था। हाँ बस यही। अब इसका हम टोटल कर लेते हैं। जो चीजें ऐड करनी है वो ऐड कर लेंगे, जो चीजें माइनस करनी है वो माइनस कर लेंगे। तो हमारे पास जो है वो टैक्सेबल प्रॉफिट आ जाएगा। और वो आ जाएगा हमारे पास 130500। सर टैक्स रेट जो है वो 30% है। अच्छा, तो सर हमारे पास जो करंट टैक्स आ जाएगा सर, वो आ जाएगा 39165। 130500 मल्टीप्लाई बाय 30%, ये आ जाएगा। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? कोई सवाल किसी का? कुछ पूछना हो तो पूछ लो, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ते हैं।
अच्छा जी, अब हम चलते हैं डेफर्ड टैक्स की तरफ, ठीक है। अब डेफर्ड टैक्स में वही काम करेंगे सर, सबसे पहले जो है वो आप डिस्क्रिप्शन लिखें, तो उसके बाद कैरिंग वैल्यू लिखें, फिर सर उसके बाद टैक्स बेस लिखें, उसके बाद टेम्परेरी डिफरेंस, सर उसके बाद रेट आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है वो एसेट की लायबिलिटी या एसेट या लायबिलिटी पता लगेगी। अच्छा, अब डिस्क्रिप्शन के अंदर से सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। सर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की अगर आप देखो, पहले जो हमने कैरिंग वैल्यू निकाली थी वो हमने निकाली थी 49,000 और 45,000, ठीक है। सर 49,000 पहले हमने कैरिंग वैल्यू निकाली थी और 45,000 हमने पहले कैरिंग वैल्यू निकाली थी। अब इस साल का जो अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन है वो है हमारे पास सर 14,000, जो हमें माइनस करना है। और जो टैक्स डेप्रिसिएशन है वो है सर 16,000, जो हमें माइनस करना है। तो सर हमारी जो अब कैरिंग वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 35,000 और 29,000। ये बात समझ में आई आप लोगों को? पहले वाली जो कैरिंग वैल्यू थी उसी में से मैंने क्या कर दिया, डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया इस साल का, क्योंकि डेप्रिसिएशन तो एज ऑन चलता रहता है ना, माइनस करते रहते। समझ में आ गई बात? ये किस तरीके से आए? तो 35,000 और 29,000, ठीक है जी। तो सर 35,000 और सर 29,000, रेट डिफरेंस जो होगा सर वो हमारा होगा, वो सर 6,000 का होगा, और जो कि हमारा क्या होगा, टैक्सेबल होगा। रेट हमारा कितना है, 30% है। 6,000 का 30% मेरे ख्याल में कितना आ जाएगा भाई? 6,000 का 1,800 आ जाएगा, मेरे ख्याल में 1,800 आ जाएगा। सही है जी। अच्छा सर, फिर उसके बाद सर आपने एक बात हमें बताई थी कि जो सर हमारा एक्रूड इंटरेस्ट होगा जो हमने पे नहीं किया, सर वो भी हमारी लायबिलिटी है सर। एक्रूड इंटरेस्ट सर हमारा कितना था? सर हमारा एक्रूड इंटरेस्ट जो बन रहा था वो 400, टोटल जो इंटरेस्ट बन रहा था 9 मंथ्स का 450 बन रहा था, जिसमें से सर हमने, नहीं सॉरी, 1,500 बन रहा था। तो जिसमें से हमने 1,000 पे कर दिया था। तो इसका मतलब सर जो हमारी लायबिलिटी क्रिएट होगी वो सिर्फ 500 की क्रिएट होगी, और टैक्स बेस तो आपकी अप्रूवल को मानते ही नहीं है। तो जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा, 500 का होगा। और अगर लायबिलिटी की कैरिंग वैल्यू ज्यादा हो, टैक्स बेस की कम हो, तो वो डिडक्टेबल होता है। इसका अगर 30% निकालते हो तो ये टैक्सेबल था, और ये डिडक्टेबल। 500 का 30% निकालो तो कितना हो जाएगा, 150 डिडक्टेबल। समझ में आई बात? तभी मैं बता रहा था बेटा, लायबिलिटी याद रखना, इसमें से कुछ हमारी लायबिलिटी जाएगी बैलेंस शीट। कि देखो, टोटल जो हमें लेना था वो 1,500 मेरे मेरे ख्याल में लेना देना था, और 1,500 में से हमने 1,000 जो है वो पे कर दिया था, बाकी 3 महीने का हमारा एक्रूअल बन गया 500। ऐसे ही आपका ये एक्रूड इंटरेस्ट था, और एक इंटरेस्ट रिसीवेबल भी है सर। इंटरेस्ट रिसीवेबल की सर जो आपने कहानी सुनाई थी वो ये सुनाई थी कि 450 की टोटल आपकी इनकम थी, जिसमें से 300 आपने रिसीव की थी। इट मीन्स कि सर जो हमारा रिसीवेबल है, जो अभी हमें रिसीव करना है, वो 150 करना है। इंटरेस्ट रिसीवेबल क्या होता है भैया? एसेट होता है। एसेट टैक्स बेस जीरो है, क्योंकि एक्रूअल को तो नहीं मानते। तो ये 150 यहाँ पर एसेट की कैरिंग वैल्यू क्या है, ज्यादा है, तो ये हमारे लिए टैक्सेबल होगा 30%। 150 का जरा 30% निकालोगे तो ये और 45 आएगा मेरे पास टैक्सेबल। आप लोग अपने पास यार कैलकुलेट करते रहना, कोई मिस्टेक आ रही हो तो मुझे बता देना, ठीक है जी। अच्छा, फिर उसके बाद जो है नेक्स्ट है हमारे पास सर, और जो आया था वो वारंटी आया था, वारंटी, प्रोविजन फॉर वारंटी।
ये भी सर हमारी लायबिलिटी होती है। सर प्रोविजन फॉर वारंटी जो था सर वो 1200 था। लायबिलिटी यहाँ पर ज्यादा है, तो 1200 का 1200 क्या होगा आपका, डिडक्टेबल होगा। 30% का इसके ऊपर भी रेट अप्लाई करेंगे, तो 1200 का 30% कितना हो जाएगा, 1200 का 30% कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा मेरे ख्याल में। आप लोग बेटा अपने पास करते रहना, आज फैसल भाई नहीं है ना, कैलकुलेशन नहीं आ रही। अच्छा सर, इसके अलावा हमने फाइन चार्जेस पे किए थे। अब जब फाइन चार्जेस पे कर दिए तो वो हमारी कोई लायबिलिटी नहीं है। अच्छा सर, अब इसका टोटल कर लें। जो टैक्सेबल और डिडक्टेबल है उनको आपस में माइनस कर देना। टैक्सेबल 1800 है और 45 है, ये दोनों आपके टैक्सेबल हैं, तो ये आपका तकरीबन 1845 बनेगा। और उसमें से 150 और 360 माइनस कर देना, तो टोटल आपके पास 510 आएगा, और वो टैक्सेबल होगा क्योंकि टैक्सेबल का अमाउंट क्या है, ज्यादा है टोटल टैक्सेबल। नहीं, मेरे ख्याल में 1335 आएगा, 1335 आएगा मेरे हिसाब से। 1335 आएगा टोटल टैक्सेबल। अच्छा सर, अब हमारा डेफर्ड टैक्स कितना होगा, ये तो हमारी क्या है भाई, लायबिलिटी है। कौन सी लायबिलिटी है, क्लोजिंग। अब हम लेजर बना लेते हैं सर डेफर्ड टैक्स का। सर हमारी जो ओपनिंग थी वो हमने पिछले साल की जो क्लोजिंग है वही इस साल की क्या होगी, ओपनिंग होगी। पिछले साल की सर जो हमारी क्लोजिंग थी वो थी 1200, ये रही 1200। अच्छा, इस साल की सर जो हमारी एंडिंग आ रही है वो आ रही है 1335। सर डिफरेंस लेंगे तो हमारी क्रेडिट साइड कम पड़ रही है। सर जो हमारा डेफर्ड टैक्स होगा, एक्सपेंस होगा, और वो हो जाएगा सर 135 से 135। तो सर अब हमारा जो टोटल टैक्स होगा, अगर हम देखें इनकम टैक्स, सर जो हमारा इनकम टैक्स होगा वो होगा करंट टैक्स। करंट टैक्स सर हमने ऊपर निकाला था, वो निकाला था 39165। और सर जो हमारा डेफर्ड टैक्स होगा वो होगा इस साल का 135। दोनों को ऐड कर लेंगे, सर हमारे पास टोटल आ जाएगा 39,300। ठीक है। अच्छा, तो अब वो आपसे देखो क्या क्या रिक्वायरमेंट पूछ रहे थे। रिक्वायरमेंट में आपसे पूछ रहे थे कि कैलकुलेट द कॉर्पोरेट इनकम टैक्स लायबिलिटी, इस साल की लायबिलिटी इनकम टैक्स की कितनी होगी। सर जो हमारा टोटल इनकम टैक्स होगा वो हमारी लायबिलिटी हो जाएगी सर, इस साल की 39,300, इससे हमारी एंट्री बनेगी ना। अच्छा, फिर उसके बाद वो आपसे पूछ रहे हैं कि ये बताओ कैलकुलेट डेफर्ड टैक्स बैलेंस दैट इज रिक्वायर्ड इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में डेफर्ड टैक्स कितना लेके जाओगे सर, क्लोजिंग वाला लेके चले जाएंगे। क्लोजिंग वाला ये था 1335।
अच्छा सर, उसके बाद वो आपसे पूछ रहे हैं प्रिपेयर द नोट शोइंग द मूवमेंट ऑन द डेफर्ड टैक्स अकाउंट। मूवमेंट बताओ कि डेफर्ड टैक्स अकाउंट में क्या मूवमेंट हुई है। सर ये मूवमेंट हुई है कि हमारा जो ओपनिंग 1200 था 1335, हमारा एंडिंग था, तो सर जो मूवमेंट हुई है 135 की मूवमेंट हुई है। ठीक है, इतनी मूवमेंट हुई है। अच्छा सर, फिर उसके बाद आगे क्या पूछ रहे हैं, प्रिपेयर द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस नोट विच शो द कंप्लीशन ऑफ टैक्स एक्सपेंस फॉर द ईयर। कितना एक्सपेंस इस साल का शो करोगे आप प्रॉफिट एंड लॉस में। सर वो हमने निकाल लिया है 39,300, ये हमारा इनकम टैक्स था। अच्छा, इसके अलावा वो कह रहे हैं कि रिकंसाइल भी कर लो एक दफा। रिकंसाइल देखो किस तरीके से किया जाता है। टैक्स रिकंसिलिएशन, जो आपका अकाउंटिंग प्रॉफिट था, वो सर हमारा 1,25,000 था, और उसके ऊपर अगर हम टैक्स लगाते 30%, तो सर वो आ जाता हमारे पास 37,500। लेकिन जो आपका अभी जो टैक्स पेबल आ रहा है, जो आपने निकाला है, जो करंट टैक्स और डेफर्ड टैक्स को मिलाकर आया है, वो आया 39,500। तो इन दोनों में जो डिफरेंस आ रहा है, वो टोटल ओवरऑल 1,800 का डिफरेंस आ रहा है। अब वो 1,800 का डिफरेंस किस वजह से आ रहा है, क्योंकि सर हमने फाइन चार्जेस पे किए थे 6,000 से 0.3, 30% निकालेंगे, तो सर इसकी वजह से हमारा टैक्स पेबल में डिफरेंस आ रहा है। तो बेसिकली ये आपका क्या है, रिकंसिलेशन भी हो। तो ये आज हमारा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र कि डेफर्ड टैक्स का टॉपिक जो है वो हमने क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। इतने से टाइम में यही हो सकता था। ठीक है? कोशिश मेरी रही है कि जितने हो सकते हैं इसके सारे के सारे कंसेप्ट को आप लोग इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा घर में खुद। पीडीएफ में आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। कोई चीज कोई सवाल आप लोगों ने पूछने हो तो मुझसे पूछ। टॉपिक हमारा क्या हो चुका है, कंप्लीट हो गया है। कुछ में भी कुछ शायद कुछ चीजें अगर रह गई हो तो रह गई, ड्यू टू, क्योंकि आपको पता है कि हमारे पास टाइम ही क्या है, सिर्फ और सिर्फ 1 मंथ का। एफएससीआर मेरा नहीं ख्याल कि विद इन अ 1 मंथ कोई तैयारी करवा रहा हो इस तरीके से। किसी का कोई सवाल हो तो मुझसे पूछ लो। अब कल हम अपना न्यू टॉपिक जो है वो इंशाल्लाह ताला स्टार्ट करेंगे। वो न्यू टॉपिक क्या होगा, अब उस पर वोटिंग कर लेंगे। जज़ाकल्लाह बेटा। अब उस पर वोटिंग कर लेते हैं। देखो, दो टॉपिक्स, तीन टॉपिक्स है। एक है कैश फ्लो, एक है शेयर बेस्ड पेमेंट, और एक टॉपिक जो था वो था आपका कंसोलिडेशन। ये तीन हमारे मेजर मेजर टॉपिक्स हैं। तो इन तीनों में से ग्रुप में भी वोटिंग करवा लेंगे कि कौन सा टॉपिक जो है वो स्टार्ट करना चाहिए। शेयर बेस शेयर बेस्ड पेमेंट से भी एमसीक्यूज आते हैं, कंसोलिडेशन से भी एमसीक्यूज आते हैं, और कैश फ्लो से भी एमसीक्यूज आते हैं, और कैश फ्लो से लॉन्ग क्वेश्चन भी आपका जो है वो बन रहा हो। इन तीनों में से कोई एक टॉपिक जो है वो कल हम इंशाल्लाह ताला स्टार्ट करेंगे। ग्रुप में आज हम वोटिंग दे देंगे, आप लोगों की मर्जी होगी, आप उसमें बता दीजिएगा अपना पॉइंट ऑफ व्यू के सर कौन सा टॉपिक हमें स्टार्ट करना चाहिए। तो हम जितने ज्यादा वोट होंगे हम वही टॉपिक जो है वो क्या कर लेंगे, स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी। और किसी का कोई सवाल हो तो पूछ ले भाई। वीडियोस अपलोड हुआ करें तो भाई इस पे कमेंट वगैरह जरूर किया करो आप लोग यार। ठीक है, कमेंट्स वगैरह जरूर किया करो। इससे मुझे अप्रिशिएशन होती है और ज्यादा मेहनत करने का दिल करता है, लगता है कि कोई सुन रहा है। ठीक है।
तो भाई आज के लिए इतना काफी है, अपना ख्याल रखिएगा, कल तक ही इंशाल्लाह ताला वीडियो अपलोड हो जाएगी। अल्लाह हाफ़िज़।